आदाब नाजरीन, बेहद दिलचस्प और बेहद ख़ास आपका पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं केवी जानी आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मौसीकी ये एक ऐसी ज़ुबान है जो हर किसी को मसरूर कर देती है। हर साहिब ज़ुबान इसको पसंद करता है, सुनता है, समझता है और अपनी तसव्वुराती दुनिया में मगन हो जाता है। ये तन्हाई की साथी होती है तो कहीं दिल को सुकून बख्शती है, लम्हों में ख्याली तशनगी को दूर कर देती है। मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती। हिंदुस्तान में सूती और आफाकी मौसीकी के फ़रोग़ में जहाँ माहिर असातिज़ा और शास्त्रीय संगीतकारों का रोल रहा, वहीं अलग अलग अपने फ़न में माहिर साजिंदों ने भी कमाल कर दिखाया। इन्हीं में एक ख़ास साज सारंगी है। सारंगी के दिग्गज कलाकार, तेलंगाना की शान, हैदराबाद की जान, मैं बात कर रहा हूँ उस्ताद सईदुर रहमान ख़ान मरहूम की। उनकी उंगलियों का जादू एक मिसाल से कम नहीं रहा। ऐसे ही कलाकार घराना जो सदियों से संगीत की खिदमत में लगा रहा। उस्ताद सईदुर रहमान ख़ान के गुजर जाने के बाद इनके आबाई फ़न को जो विरासत में मिला, बड़े ही सलीक़े से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं इनके बेटे मोहम्मद असलम ख़ान। धूप बनकर फैल जाओ, चांदनी बनकर जियो, धूप बनकर फैल जाओ, चांदनी बनकर जियो, घुप अंधेरा छा न जाए, रोशन बनकर जियो। नाजरीन, असलम ख़ान ने अपने विरसे से मिले इस फ़न के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए लाखों शायकीन का दिल जीता है। न जाने कई ऐसे इवेंट्स इनके फ़न से दमक उठे। जब स्टेज पर होते हैं तो इनकी उंगलियों का जादू सर चढ़कर बोलता है। तो आइए नाजरीन, साज़ों के तरंग में, सारंगी की लहरों में करते हैं शुरुआत मोहम्मद असलम ख़ान से।
असलम खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है सबसे हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। बहुत सबसे पहले सबको आदाब। और मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सियासत टीवी के तमाम मेंबर्स ग्रुप्स का, और जानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी मुझे जी मौका यहाँ पे दिया अपने आने का मुझे। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले बातचीत के सिलसिले को हम यूं आगे बढ़ाएंगे, उस्ताद सईदुर रहमान खान साहब से ही करेंगे कि बहुत सारे लोग इनके बारे में जानना चाहेंगे। सियासत टीवी के ज़रिए इन्हें हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत में सईदुर रहमान खान साहब की वो बातें बताइए जो हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। उस्ताद सईदुर रहमान साहब बहुत बड़े एक सारंगी प्लेयर थे, हैदराबाद के जाने माने सारंगी प्लेयर थे और हर दिल अजीज़ थे, हर आर्टिस्ट की जान थे, जिगर थे। सईदुर रहमान साहब उर्फ जिगर साहब, हर आर्टिस्ट के साथ वो बहुत ही मीठा सा स्वभाव रहा उनका। बहुत अच्छी सारंगी बजाते थे, उनकी सारंगी को कई आर्टिस्ट बहुत बहुत पसंद करते थे। सबसे ज़्यादा प्यारा तो उनका मिजाज था जी जी कि मिजाज से लोग बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। दिल्ली में कथक केंद्र में थे वो, फिर वहाँ से रिटायर शिफ्ट होकर फिर हैदराबाद रेडियो में आए हो, फिर ऑल इंडिया रेडियो में रहा उन्होंने। माशाल्लाह तकरीबन 10 साल नौकरी की उन्होंने। माशाल्लाह काफ़ी बहुत नाम किया। हिंदुस्तान का ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है उनको नहीं जानता। जी, बेशक बेशक। और वैसे तेलंगाना के अकलूते फनकार रहे हैं वो। बेशक बेशक। सारंगी का जब नाम लिया जाता है तो उस्ताद सईदुर रहमान सईदुर खान रहमान साहब साहब को जी। लोग जानते हैं। बचपन की वो बातें बताइए अपने ख़ानदान के बारे में असलम साहब, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम से आपने ये फ़न सीखा है, जी, तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत देखिए बचपना तो सभी जानते हैं, जैसे हंसी खेल कूद में बहुत जाता है। मैंने भी स्कूल वगैरह किया है और उसके बाद में स्कूल से आते थे फिर गाना बजाना करते थे। वालिद साहब काफ़ी अप्रिशिएट करते थे को मुझे। हर चीज़ की कोशिश करते थे कि इस असलम को सारंगी किस तरह सिखाया जाए, उसको उसके दिलो और दिमाग में सारंगी बिठाएं, क्योंकि ये ख़ानदानी फ़न है हम लोग का। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा उस्ताद ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब, उनके वालिद मेरे परदादा उस्ताद ग़ुलाम साबिर साहब, ये पूरे सिलसिला राजा महाराजा के दरबार में गाया बजाया करते थे वो लोग। तो उसको क़ायम रखने के लिए मुझे बहुत उन्होंने बहुत ही मेरे लिए बहुत मेहनत की उन्होंने, ताकि असलम इसको सारंगी को क़ायम रख सके। तो बस मेरी इतनी सोच और समझ नहीं थी, बचपना खेल कूद में इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे धीरे वक्त गुज़रता गया, मुझे और वालिद साहब मुझे ऑल इंडिया रेडियो लेके जाते थे, और क्या नाम कई बड़े बड़े हैदराबाद के फ़नकार हैं, आर्टिस्ट कलाकार लोग हैं, उनके प्रोग्राम्स वगैरह दिखाते थे। असलम देखो सीखो कुछ। तो जैसा मुझे समझ में आई तो मैंने कोशिश हाँ करता रहता था, कोशिश करूँगा। तो मैंने एक बार ध्यान लगाया, वालिद साहब की सारंगी सुना तो अच्छा। बिल्कुल क्या बोलें, उनकी सारंगी में एक ऐसा जादू था, जैसे सिर्फ थोड़ा सा या गामा या गामा धा, ऐसा कुछ 2-3 सुर बजाते थे, मुझे कुछ अलग ही फील होता था अंदर। पता नहीं कुछ अजीब सा यानी कि अलग ही सुकून मिलता था मुझे। तब मुझे समझ में आता है यार ये कुछ है। ऐसे ही बड़े लोग नहीं किए हमारे बुज़ुर्ग लोग, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा परदादा, बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग हम लोग के ख़ानदान में गुजरे हैं, बड़े लोग रहे हैं, ऐसे नहीं किए। इसको कुछ करना चाहिए, मुझे भी सीखना चाहिए। तो मैंने वालिद साहब से बोला, तो बाबा मैं सीखना चाहता हूँ। तो वो बहुत खुश हुए। तो माशाल्लाह बेटा सीखो, मैं यही चाहता था कि इसको क़ायम रखो, ये हमारी ख़ानदानी परंपरा है, ये ख़ानदानी साज़ है, इसको क़ायम रखना हमारा। मैंने यहाँ तक लेके आया हूँ, अब आगे तुम ले जाओ, आगे फिर उसके बाद और आपकी आगे की जनरेशन चलती रहे इंशाल्लाह, उनको आगे बढ़ाएं। तो मैंने अच्छा, असलम हमें ये बताइए कि वो कौन सी उम्र रही होगी जो आपको इस तरफ आप राग़िब हुए?
तकरीबन 14 या 15 साल की उम्र होगी जब मुझे ये महसूस हुआ, जैसा मैंने अभी बोला, जब सारंगी बजाते थे, जब मैं सोता था आहिस्ता से वाली साहब कमरे में, दूसरे कमरे में बैठ के सारंगी बजाते थे। जब मैं सोता था एक मतलब अलग ही रियाज करते थे। रियाज़ करते थे और मुझे एकदम से सुकून, जब जब सोकर उठता हूँ एक ऐसा लगता है कि अलग अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ मैं। एकदम बिल्कुल एक फ्रेश एक नई दुनिया में आ जाते हैं। जैसे सोचते हैं मतलब हर दिन तो सो के उठते हैं भाई, ये स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या खेलने कूदने के लिए जाना है। लेकिन उस दिन जिस दिन मुझे 14 या 15 साल की उम्र होगी, उस दिन के बाद मुझे जब उनकी सारंगी सुना मैंने, ऐसा लगा दिल को बिल्कुल टच हो गया। मैंने कहा अब तो मुझे सीखना ही होगा, क्योंकि अच्छा। ये यहाँ बस गया। जब तक दिल में नहीं बसेगा वो आएगा नहीं, कितना भी कोशिश कर लें, सीखो, मारो, डांटो, कुछ भी करो, मतलब वो कोई भी आएगा फन नहीं। दिल से सीखा जी, जाता मेरे है। वालिद साहब बहुत ही बिल्कुल, यानी कि उन्होंने मुझे हर तरीके का यानी कि हथकंडा जैसे कहते हैं अपनाया उन्होंने। गुस्सा किया उन्होंने और प्यार भी जताया और मारा भी उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं आया। जब मुझे लगा तब कि मैंने मुझे करना है ये। करना है, तो मैंने ठान लिया, यानी कि अब मुझे करना ही है ये। तो मैं बाबा को बोला, फिर हाथ उन्होंने सारंगी पे हाथ रखा है, सरगम क्या बात पलटे है। सिखाया उन्होंने जी। असलम साहब, संगीत की तालीम ही के सिलसिले में आपने जो सीखा है, इसकी एक खूबसूरत रंग हमारे नाजरीन को बताइए। बिल्कुल, जैसा मैंने राग सबसे पहले यमन सीखा था, तो मैं कोशिश करूँगा ये छोटी सी यमन की छोटी सी बंदिश बजा के बिल्कुल सुनाऊँ। बताइए। तो ये राग यमन मैंने इससे शुरुआत की थी। वालिद साहब ने छोटी सी बंदी सिखाया, उन्होंने आरो अवरई सिखाया, असलम जाओ बेटे इससे सीखो, इसको रियाज़ करो। तो मैंने इसको पहले तो शुरुआत में मुझे यानी कि मेरे उंगली में बहुत दर्द होता था, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल साज़ है। ये इसको सीखना ही बड़ा एक चैलेंज होता है। ये हर कोई नहीं सीख पाता ये सारंगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये नाखून के ऊपरी वाले हिस्से जो होता है ना, ये जी देखिए जी। मेरे उंगली हाँ हाँ। कितने होल हो चुके हैं। हाँ हाँ। तो मुझे बहुत दर्द होने लगा, पेन होने लगा। फिर मैंने कहा इंटरेस्ट नहीं लिया यार, मैं तो कह तो दिया कि करूँगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने तवज्जो देना छोड़ दिया। फिर वालिद साहब ने, वो तो उस्ताद ही होते हैं, बेशक। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं सीखना चाहते कोई बात नहीं, अभी आराम से सीखो। तो उन्होंने और तवज्जो देने के लिए मुझे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह, फिल्म के रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड जाते थे, वो मुझे लेकर जाते थे। प्रोग्राम्स वगैरह गज़ल वगैरह होते थे, बड़े बड़े उस्ताद लोग आते थे गाने बजाने के लिए। हैदराबाद माशाल्लाह संगीत का शहर है ये। अच्छा, बड़े बड़े लोग, काफ़ी ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे उनको सुनने का मौका मिला। वालिद साहब ने उनको सुनाया ताकि इंटरेस्ट बढ़ सके। तो माशाल्लाह फिर से इंटरेस्ट बढ़ा। फिर उसके बाद फिर से मैंने जस्तजू किया, मैंने चलो फिर से करेंगे कोशिश। तो माशाल्लाह फिर से मैं तकरीबन 1-2 साल उनके साथ रहा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला बेटा ये असलम कुछ अलग है, कुछ अलग दिखा उनके अंदर, यानी कि ये करेगा, कुछ अलग करेगा हट के। तो वो अच्छे गुरु के पास, यानी कि अच्छे गुरु की तलाश शुरू करने लगे। असलम को मैं तो सिखा नहीं सकता, क्योंकि घर की, कहते हैं ना, घर पे कितना भी आप सिखा लो, कितना भी इल्म हो, तो यानी कि दाल बराबर होती है। तो उन्होंने सोचा घर की मुर्गी दाल दाल बराबर। बराबर, जी हाँ। तो इसलिए उन्होंने अच्छे गुरु की तलाश की। अब मेरी नसीब अच्छी हुई कि मेरे उस्ताद पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान साहब जी। से अल्लाह ने मुझे मिलवाया, मेरे वालिद साहब को मिलवाया। तो वालिद साहब की बड़ी कोशिश थी। वो मिलने से पहले मुझे शौक़ कहाँ से शुरू हुआ, ज़्यादातर इसमें दिलचस्पी जिसमें ज़्यादा आई, एक 2003 में रविंद्र भारती में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था, जी। स्वर्ण फेस्टिवल बोलकर। हाँ हाँ। उसमें उस्ताद कमाल साबरी साहब, अच्छा। यानी कि मेरे उस्ताद साबरी खान साहब के फर्जन हाँ हाँ। हैदराबाद आए थे। क्या सरंगी बजाया था उन्होंने, आहा हा, सुभान अल्लाह, ऐसी सरंगी बजाई है
कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी सारंगी सुना नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन ऐसी सारंगी धुआंधार, जो मुझे चाहिए था। हाँ हाँ। करें तो कुछ ऐसा करें, कोई ना हो अपने जैसे। तो उनके अंदर वो बात दिखी। तो बस वो दिन क्या रहा, वो प्रोग्राम क्या हुआ, बस उसके बाद मैंने कमाल भाई से बोला, कमाल भाई मुझे कुछ चीज़ें, मुझे ऐसी चीज़ें, आपका ही शागिर्द बनना है, आप ही मुझे सिखाइए, आप ही मुझे उस्तादी सरपरस्ती दीजिए। तो वालिद साहब ने बोला ठीक है। मेरी तलाश ख़त्म हुई तो कमाल भाई से बात किया उन्होंने। तो कमाल भाई ने बोला माशाल्लाह बेटा, हाथ सुना उन्होंने, सरगम पलटे बजाता था थोड़ा बहुत मैं। तो कमाल भाई ने बोला देख असलम यार, अभी तो मैं बिज़ी रहता हूँ, अब तेरी नसीब बहुत अच्छी है कि मेरे वालिद साहब आजकल घर पे रहते हैं। बहुत ज़िंदगी में टूर किया उन्होंने, बस आराम, घर पे रहकर आराम करते थे। अब पापा जी से सीख तू। अच्छा। तो फ़ौरन उन्होंने कहा जिगर साहब, यानी कि वालिद साहब का नाम जिगर साहब, आप पहला काम ये कीजिए, असलम को दिल्ली ले आइए और मेरे पापा जी से शागिर करवाइए, सरपरस्ती दिलवाइएगा। तो बस सोचने तो लगे असलम जी, क्योंकि वो उनकी जान था, मेरे वालिद साहब मेरे बगैर रहते नहीं थे। तो हम बचपन से ऐसा था कि यानी कि वालिद साहब मुझे देखे बगैर रहते नहीं थे, और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच रहा, उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, एक दोस्त की तरह रहते थे वो। अब ऐसा वो तो रहे नहीं, बस अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। बाकी मौका मिला, फिर वालिद साहब जब उस दिन प्रोग्राम होने के बाद फिर मैं घर गया, बहुत रोने लगा। बाबा मैं अब आपको छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे कुछ करना है अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने उस्तादों के लिए, अपने बाप दादाओं के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ यानी कि हो तो कुछ हो, यानी कि ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा बहुत करें बस यार हो जाए, जैसा मैंने शुरुआत थोड़ा सा किया फिर छोड़ दिया फिर पकड़ लिया, ऐसा नहीं। ये सब सीखने के लिए मुझे शहर छोड़ना पड़ा, माँ बाप को छोड़ना पड़ा, तभी ये कुछ फ़न आप फ़न हासिल सीख कर सकते सके। हैं। जी हाँ। तो उन्होंने बहुत समझदारी से कहा बेटा मैं यही चाह रहा था, ये बातें तुम्हारे अंदर होना चाहिए, अब ये बात तुम्हारे अंदर आई, इंशाल्लाह अब कामयाब होगे और तुम खुश नसीब हो, उस्ताद साबरी खान साहब जैसे उस्ताद तुम्हें मिल रहे हैं। तो फिर वो मुझे दिल्ली ले गए, तो मेरी गुजारिश पे ले गए वो, फिर उनसे वहाँ पे दिल्ली ले गए। फिर तो असलम साहब हमें ये बताइए कि कमाल साबरी साहब को आपने सुना, बहुत ज़्यादा आप उनसे मुतासिर रहे, और उसके बाद आपने सोचा कि भाई इस फ़न को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और वाकई जो उन्होंने रविंद्र भारती में परफॉर्म किया था उसकी कुछ झलकियां अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। जी बिल्कुल कोशिश करता हूँ। यानी कि ये तो एक क्या बात छोटी है। सी झलक है, जी जी। उन्होंने क्या बजाया, बस उस पे फिदा आज भी हूँ। वो कर नहीं सकता मैं जो उन्होंने बजाया, बस ये तो एक छोटी सी झलक है, आपने सुना है, लेकिन इससे यानी कि 1,00,000 गुना ज़्यादा उन्होंने इतना बेहतरीन बजाया, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे मैं फिदा हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए असलम के मौसम के हिसाब से राग होते हैं, अगर बारिश हो तो वो कौन सा राग बजाया जाता है, वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को थोड़ी सी झलकियाँ बताइए। जी, राग तो काफ़ी बहुत सारे होते हैं, हर पहर में, यानी कि दिन के 4 पहर होते हैं, 4 अलग अलग पहर के अलग अलग राग होते तो हैं। थोड़ा सा बताइए। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो उसमें राग मियाँ की मल्हार है, मेघ है, और कई मेघ मल्हार, बहुत सारे मल्हार के राग होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा एक मल्हार बजा सकूँ, मियाँ की मल्हार, उसकी एक बंदिश है एक ताल की।
बारिश का राग है, राग मियाँ की मल्हार। अच्छा, सीखने के बाद आपका पहला जो परफॉर्मेंस रहा जिसको लोगों ने, ऑडियंस ने काफ़ी सराहा, उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा, वो कौन सा प्रोग्राम रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे पहले अपने शहर में ही मुझे पहला परफॉर्मेंस बजाने का मौका मिला, और यहाँ बजाने के बाद लोग मुझे अप्रिशिएट करे, खड़े होकर ताली बजाने लगे। और सबसे कीमती बात मेरे लिए ये रही कि मेरे वालिद साहब वहाँ पे कोने, दूर ठहरे हुए कोने में ठहरे हुए ऐसे हाथ रख कर रो रहे थे कि वो समझ रहे थे मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई, क्या जो बात। असलम को मैंने दिल्ली भेज कर सीखा है। तो वो सीन आज भी मुझे याद है। वो जो सरंगी के जो छोटे छोटे जो 2-3 पीसे मैंने बजाई थी, वो जो सुन के वो रो रहे थे, मैं चाहता हूँ कि वो सुना सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़रूर सुनाइए। शुक्रिया। अभी भी जब बजाता हूँ तो यानी कि वो चीज़ें याद वो आती है आपको? चेहरा नज़र आता है, यानी हाँ हाँ हाँ। बहुत ही यादगार लम्हा। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये रही कि उनको सुकून, कुछ पल की सुकून दे सका हूँ, मेरे लिए खुश नसीब ये रही। क्या बात है, माशाल्लाह। तो असलम साहब, बहुत सारी हम बातें करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे जानेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें सारंगी के ज़रिए आप सुनाएंगे हमारे ऑडियंस को। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं सारंगी के जाने माने नौजवान फनकार मोहम्मद असलम खान से। हम ये जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में, क्लासिक फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं कि सारंगी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस तरह पाकीज़ा जी। या फिर आपके उमराव जान, बहुत सारी। लेकिन आजकल की फिल्मों में इस साज को बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन क्लासिक फिल्में जो है वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। बीच में सारंगी, क्योंकि ये इतना मुश्किल साज है, तो इसको सीख नहीं रहे थे लड़के, जो जनरेशन बीच में आई थी। लेकिन आजकल फिर से उसको रीडेवलप किया म्यूज़िक इंडस्ट्री में। कई आजकल नए सॉन्ग जो आ रहे हैं, नई फिल्में आ रही हैं, उस कई फिल्मों में बैकग्राउंड सारंगी बजती है और बज रही है। अभी हाल में जैसे मर जावा एक फिल्म आई थी, जी, आई जी। है, उसमें तुम ही आना, उसमें कितना अच्छा सारंगी का पीस है। तो हो जाए। एक कोशिश करता हूँ।
ये सॉन्ग है, इसमें एक छोटी सी सरंगी का पीस है, कई लोगों को पता नहीं है, वो जी। सरंगी ही है। अब बजा बिल्कुल। रहा हूँ, देखिए। क्या बात है। ये जो छोटा सा पीस है सरंगी है। यानी कि आजकल इतनी सरंगी यूज़ की जा रही है फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे तेलुगु हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो। काफ़ी फिल्मों में मैंने भी काफ़ी तेलुगु फिल्मों में बैकग्राउंड सरंगी बजाई है, और कई फिल्में आई हैं मार्केट में, और कुछ आने वाली है। माशाल्लाह काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लोगों को, आजकल की जनरेशन को ज़्यादातर सारंगी के बारे में पता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने अभी छोटा सा पीस सुना है, वो सारंगी ही है। तो सारंगी से नौजवानों को कितना स्कोप है, वो थोड़ा सा बताइए। अगर कोई नौजवान इस सारंगी को सीख लें तो फ्यूचर में कितना स्कोप रहेगा। सारंगी एक बहुत ही मुश्किल साज है। इसको सीखना यानी कि पहाड़ को तोड़ने के बराबर है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल साज है। आजकल की जनरेशन इसको अच्छी तरह पहचान ले, सारंगी होती क्या है। लोग ज़्यादातर वायलिन, गिटार की तरफ तवज्जो देते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का साज़ है, सबसे पुराने साज़ों में है। तो इसको सीखना चाहिए, अच्छी तालीम लेना चाहिए, इसको शौक़ पैदा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसको सारंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे, अच्छे उस्ताद ढूंढे, अच्छे उस्ताद से सीखे। बड़े बड़े लोग हैं, और माशाल्लाह आजकल जनरेशन अच्छी सारंगी सीख रही है। माशाल्लाह दिल्ली चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, अच्छी अच्छी सारंगी लड़के सीख रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, लेकिन एक बात है असलम के ये जो ख़ानदानी आपका फ़न है, जी। आप लोगों ने इसको अपने ख़ानदान तक ही महदूद कर रखा है। इसकी क्या वजह है? बेसिकली कोई लोग इसको सीखते नहीं हैं, या फिर आप लोग सिखाते नहीं हैं? नहीं, हम तो सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन लोग सीखते नहीं हैं। हम तो ख़ानदान में इसलिए रखते हैं कि बाहर से कोई बंदा आता नहीं है सीखने के लिए। अगर कोई सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सिखाते हैं। अभी देखिए, अब 2 लड़के हैं मेरे, कज़न भी हैं और शागिर्द भी हैं माशाल्लाह। यूएस में 2 स्टूडेंट हैं मेरे, डेविड कर्टनी हैं और स्कॉट बोल के हैं। आते हैं हर साल, सीखते हैं मुझसे, 1 महीना रहकर सीखते हैं। एक कलकत्ते में है, माशाल्लाह सीख रहे हैं। जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाते हैं, बराबर सिखाते हैं। मेरे वालिद साहब के भी स्टूडेंट है, मेरे भी स्टूडेंट है। अच्छा, सारंगी अगर कोई नौजवान सीखना चाहता है तो उसको कितना वक्त देना पड़ेगा, मतलब कितने साल में सीख पाएगा वो? पहले तो साधना करना पड़ेगा इसके ऊपर, मेहनत, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये संगीत ऐसे नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल है। सारंगी के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी आएगा मैच्योर बनने के लिए। तो नौजवान आजकल के माशाल्लाह ऐसे हैं, लाइट थोड़ा सा सीख ले बस उसी पे नाम करे, यानी कि बस हो जाऊँ मैं कुछ, जल्द से जल्द सीखे। लेकिन ऐसे नहीं है। मैंने खुद 6 साल मैंने अपने घर में होते हुए सारंगी, मैंने 6 साल अपने उस्तादों की खिदमत की। थोड़ी बहुत आज जो बजा रहा हूँ वो उन्हीं का सदका है, थोड़ा बहुत। अभी भी मैं सीख रहा हूँ उस्ताद कमाल साबरी साहब से, यानी कि ये ख़त्म नहीं होता है। तो यानी कि इससे जुड़े हुए रहना है, इसी को ही मान के चलना पड़ेगा। जब तक आप इसको खून नहीं देंगे, जब तक ये आपकी नहीं होगी, इसको दिल से नहीं जोड़ेंगे, ये कैसे आपको दिल से लगाएगी। तो ये आजकल की जनरेशन से बस यही है कि तवज्जो क्लासिकल की तरफ तवज्जो कम दे रहे हैं, लाइट पे ध्यान दे रहे हैं। फोक है, जैज़ है, पॉप है, फ्यूजन, फिल्मी सॉन्ग, सब अच्छा संगीत है। लेकिन हमारा हिंदुस्तानी सारंगी जो म्यूज़िक है वो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो हम लोग बाहर भी जाते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं लोग। अच्छा असलम, बात क्लासिक फिल्मों की हम कर रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि उस दौर में जो सारंगी बजी, फिल्म उमराव जान या फिर पाकिज़ा, थोड़ी सी झलक। एक चीज़ उमराव जान से मैं कोशिश करता हूँ बजाने की। बिल्कुल।
एक छोटी सी चीज़ है, बहुत सारी क्लासिक फिल्में हैं, जैसे थारे रही हो, एक छोटा सा चलो पाकीज़ा। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे मूवी सॉन्ग है, क्लासिक है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग बनाए हैं बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग। बस अभी भी चल रही है, आजकल की जनरेशन में भी अच्छे अच्छे कंपोजिशंस आ रहे हैं। ज़्यादातर इमोशन सॉन्ग्स जो होते हैं उसमें ज़्यादातर सारंगी इस्तेमाल होती है। असलम हम देखते हैं कि ये जो सारंगी है अक्सर गमगीन मौक़ों पर ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों? वो इसलिए इसके तार दिल से जुड़े हैं, इसलिए गमगीन माहौल में इसको बजाने से बहुत ही राहत मिलती है लोगों को, इसी वजह, यही वजह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गम में ही बजता है, ये साहब खुशी में भी बजता है, रोमांटिक सॉन्ग भी बजता है, अच्छा। रोमांटिक मौक़ों पे भी बजता है, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग में भी बजता है। तो अगर कुछ आप बिल्कुल झलकियाँ हो जाए। बिल्कुल झलकी सुनाता हूँ। एक सॉन्ग है रोमांटिक, पुराना है, मैं कोशिश करूँगा बजाने की। जैसा ये रोमांटिक है, कुछ हंसाना है वो भी बज सकता है। ये गमगीन नहीं है, ये चौम का साज है, यानी कि 100 कलर्स, यानी कि 100 रंगी या सारंगी नहीं, 100 रंग निकलते हैं इसमें। जैसा अभी अभी हंसाने के लिए अभी सुना है, रोमांटिक सॉन्ग भी बजाया है, अभी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी इसमें बज सकता है। जी जी। एक झलकी बताता हूँ। क्या बात है। जैसा ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी बज सकता है, इसमें क़व्वाली भी बजती है, हम भी बजता है। एक कोशिश करता हूँ, एक बहुत फेमस है मेरे रश्क कमर क़व्वाली, जी, जी। सूफी आई थी नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जो अभी बॉलीवुड में लिया गया है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। क्या बात है। यानी कि ये 100 रंग है, हर रंग निकल सकता है, जैज पॉप सब चीज़, लेकिन उसको सीखना पड़ता है, उस तरीके का म्यूज़िक सीखना पड़ता है। यानी कि हर रंग इसमें डाल सकते हैं, बजाने वाला अगर सही हो तो कर सकते हैं। असलम साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि एज ए सोलो प्लेयर इस फ़न में कितनी चुनौतियाँ हैं? अकम्पनीमेंट में जैसे है, दूसरों का गाना बजाना होता है, उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत काम करना, छोटे छोटे पीसेस है, और नगमा अगर तबले के साथ बजाते हैं नगमा देना पड़ता है, छोटे छोटे। लेकिन एज अ सोलो करते हैं तो उसमें बहुत सारी तालीम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे एक घंटा 2 घंटे स्टेज पे बैठते हैं, उसमें बहुत सारी कला, जैसे कि शुरुआती हम लोग आलाप से शुरुआत करते हैं,
फिर उसको बंदिश लेते हैं, कंपोजिशन लेते हैं, ताने हैं, गमक है, फिर उसकी रफ्तार है, यानी कि पूरे राग, पूरे नॉलेज को रखते हुए हम लोग को तहजीब के साथ रहते हुए उसको परफॉर्म करना पड़ता है जी। तो जैसे कि आलाप जैसा शुरुआत होती, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जानी साहब, मुझे यहाँ पे बैठने का और कुछ सुनाने का, कुछ कहने का मौका आपने दिया। तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सुना अभी, और तमाम सियासत टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे मौका दिया यहाँ पे बैठने का, थैंक यू, सुनाने का। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। एक और तामीरदार सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।